हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 के अंतर्गत इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण अध्ययन में प्रैक्टिस सेट 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं इन्वायरमेंट यानी कि ईवीएस के प्रैक्टिस सेट 3 को। सबसे पहला प्रश्न है, दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? नोटबुक में उनके नाम लिखिए। अब कह रहे इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है, यानी कि किस जो है प्रकरण कौशल का क्या किया गया, आकलन किया गया। देखते हैं, वर्गीकरण और चर्चा कौशल का, परिकल्पना एवं प्रयोग कौशल का, न्याय के लिए सरोकार कौशल का, या अवलोकन और रिकॉर्डिंग कौशल का। तो देखिए, प्रश्न में ही आपका आंसर छुपा हुआ है कि अपने घर या स्कूल के आसपास आपको देखना। देखना मतलब क्या होता है? देखना मतलब क्या होता है? अवलोकन। देखने का मतलब होता है अवलोकन करना, देखना, अवलोकन। आपको आंसर मिल गया होगा। और कह रहा है जिनके छोटे बच्चे हैं और उनको क्या करना है, लिखना है, रिकॉर्ड बनाना है। नोटबुक में लिखना मतलब रिकॉर्ड बनाना। आपको आंसर मिल गया आपका ऑप्शन डी, अवलोकन और रिकॉर्डिंग करना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर अपने आप लोगों को पता चल जाएगा। पैडागोजी बेहद आसान है, बस समझना है भाषा को। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति, यानी कि क्या है, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को, यहाँ पे आपको ब्लैंक है, भरना है, द्वारा संबोधित करती है। तो किसके द्वारा संबोधित करती है? देखिए, समझते हैं। ऑप्शन ए, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से, सामाजिक विज्ञान और शिक्षा के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से, विज्ञान के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से, या फिर ऑप्शन डी देखिए, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और प्रयोग पद्धति, यानी कि पद्धति के प्रयोग से। किसके किसके? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है कि विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और पर्यावरण शिक्षा भी है। इसमें सब में देखिए कहीं भी पर्यावरण शिक्षा की बात नहीं की गई थी। इसमें ऑप्शन एक ही हमारा जो है पर्यावरण शिक्षा की बात कर रहा है। और यह पर्यावरण शिक्षा के विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से हम पर्यावरणीय मुद्दों को क्या कर सकते हैं, संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। तीसरा बेहद सरल प्रश्न था दूसरा। तीसरा प्रश्न हम देख लेते हैं कि तीसरा प्रश्न है, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है, सत्य है? क्या पूछा हुआ है? तो कौन सा कथन सत्य पूछा हुआ है। अब आपको सत्य कथन की क्या करनी है, पहचान करनी है। तो पहचान करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले, मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। बच्चा, भाई कक्षा 1 का बच्चा, यानी कि 1 to 5 प्राइमरी लेवल की बात हो रही है, वो भी बच्चा किस लेवल का, कक्षा 1 का है। तो भाई जाहिर है कि बच्चा लिखने में सक्षम ना हो तो मौखिक परीक्षाएं ली जा सकती हैं। लेकिन अन्य ऑप्शन देखते हैं, ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद, भाई 1 का बच्चा क्या है ड्राइंग बनाएगा। शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग, शिक्षकों का अवलोकन यानी कि उनको देख कर रिकॉर्ड, क्या कुछ लिख सकता है बच्चा? बिल्कुल भी नहीं। किसी को ना रुके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। भाई ये भी नहीं। ऑप्शन ये क्या है, ऑप्शन डी है। तो देखिए क्या है, किसी को ना रुके। देखिए ऑप्शन क्या है, इसको एक बार और पढ़ लेते हैं कि किसी को ना रुके कह रहा है, और ना रुके नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की आवश्यकता, बिल्कुल सही बात है कि ये नहीं हो सकता है। लेकिन हाँ, ये ऑप्शन क्या कर सकते हैं, शिक्षक का अवलोकन और रिकॉर्ड, ठीक है, बच्चा कर सकता है। ऑप्शन क्या है, ये भी सी सही है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए क्या है कि मौखिक परीक्षाएं, क्योंकि हो सकता है बच्चे लिखने में क्या हो, सक्षम ना हो। ड्राइंग, क्योंकि बच्चों को इसमें आनंद आता है। भाई ड्राइंग, जो छोटे बच्चों को कौन सी ड्राइंग दी जाती है कि मान लीजिए ये आम, ये क्या है, आम जो है बना हुआ है, ऐसे बना हुआ आता है। अब इसको क्या करना, बच्चे जो है कल पेंसिल से या तो शेड करते हैं या तो कलर करते हैं, बस वही ड्राइंग है। तो इसमें बच्चों को तो मज़ा ही आता है। और शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग करना, ये भी बच्चों को इसमें आनंद आता है। यानी कि ऑप्शन ए, बी और सी, ये
तीनों सही हैं, तो ए, बी और सी यानी कि ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा प्रश्न है, कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्युमिनियम फॉयल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि उसके ऊपर तैरता है। भाई सबके घरों में आमतौर पर एल्युमिनियम फॉयल अवेलेबल रहता है, तो कक्षा 5 की शिक्षिका क्या करती हैं, इस एल्युमिनियम फॉयल को लेती हैं और पानी में डाल देती हैं, और वह एल्युमिनियम फॉयल क्या होता है, पानी के ऊपर तैरने लगता है। फिर वो फॉयल को मोड़ कर जोर से दबा देती हैं और फिर से पानी में डालती हैं और शिक्षार्थियों को दिखाती हैं कि वह डूबता है। भाई पहले अगर एल्युमिनियम फॉयल जो है मुड़ा हुआ नहीं था, तो वो तो पानी के ऊपर क्या हो रहा था, पानी के ऊपर तैर रहा था, लेकिन जब उसको मोड़ दिया गया, ठोस बन गया, तो वह पानी के अंदर क्या हो गया, डूब गया। अब देखिए बाद में वह शिक्षार्थियों को सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशल का प्रयोग किया जाएगा। तो बच्चे में कौन से प्रकरण कौशल का जो है प्रयोग करना चाह रही है शिक्षिका, आपसे प्रश्न में यही पूछा गया है, कौन से प्रकरण कौशल का प्रयोग किया जा रहा है इसमें। तो देखिए, परिकल्पना क्या सोचने के लिए, वर्गीकरण, अवलोकन या मापन, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, ऑप्शन सी राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न थोड़ा बड़ा है ये, ठीक है, देखते हैं पांचवें प्रश्न को। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में, यहाँ पे आपको क्या करना है, सिवाय यहाँ पे आपको ब्लैंक स्थान भरना है कि निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है, यानी कि सभी वांछनीय अभ्यास से किसको छोड़कर, इनमें से किसको छोड़कर जो है सब वांछनीय अभ्यास है। तो देखते हैं, ए है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए, क्षमता संवर्धन करने के लिए, बच्चे की अस्मिता का पोषण करने या वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता को क्या कर लेना, स्वीकार कर लेना, या पाठ्यपुस्तकों और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देना। देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में किसको छोड़ के किसके सिवाय निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। तो भाई देखिए ऑप्शन सी देखिएगा, वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्यपुस्तक विज्ञान की श्रेष्ठता स्वीकार करना, ये कदापि सही नहीं है। क्यों? क्योंकि वास्तविक पर्यावरण में जितना भी आप रियल अवलोकन करोगे वो सही होता है ना कि पाठ्य पुस्तक वाली जो सामग्री श्रेष्ठ होती है। तो ऑप्शन सी क्या है, राइट आंसर है, यही जो है सही नहीं है। छठा प्रश्न देखते हैं, महेश कक्षा 4 क के शिक्षक है। महेश जो है वह शिक्षक हैं, और वो किसके शिक्षक हैं, तो कक्षा 4 क के शिक्षक हैं महेश जी। आगे देखते हैं, वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनने के लिए योजना बनाते हैं, यानी कि उन्होंने कौन सी योजना बनाई है, तो वृक्ष संरक्षण के लिए। इस मुद्दे पर इन्होंने विद्यार्थियों के लिए एक योजना बनाई है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अब इनमें से जो कौन सी गतिविधि है जो सबसे ज़्यादा बेहतर है, महेश जी उस किस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को यह सबसे अच्छे से समझा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, या समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों को समूह बनाना। अगर भाई 4 क के शिक्षक है महेश जी, और वृक्ष संरक्षण सबसे इंपॉर्टेंट है, वृक्ष संरक्षण। अब आपको आंसर अपना मिल गया होगा कि मैंने कहा ना की पॉइंट्स देखते जाइए। वृक्ष संरक्षण की बात की है, ऑप्शन बी को देखिए कि प्रतियोगिता का आयोजन करना और एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए शिक्षार्थियों को प्रेरित करना। बस आंसर मिल गया, यही है पेडागोजी। आपको कीवर्ड्स दिए रहते हैं प्रश्न में, और उसी कीवर्ड्स के आधार पे आपको आंसर भी क्या करना होता है, सर्च करना होता है। आगे 7वां प्रश्न देख लेते हैं, पर्यावरण अध्ययन में क्या है कि पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला, कौन सी कला है, तो बच्चे जो है पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला, चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से क्या करते हैं, पसंद करते हैं। अब देखते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को क्या करता है, यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है, यह सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उनमें उससे वे
अभिप्रेरित होते हैं। बिल्कुल सही बात है कि अगर उनकी क्रिएटिविटी को हम प्रशंसा करेंगे, उसको हम अच्छा फीडबैक देंगे तो बच्चे अभिप्रेरित होंगे। या कक्षा अनुशासन, देखिए कक्षा अनुशासन को बढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ऑप्शन 1, 2 और 3 क्या है, सही है। देखिए 1 और 2, 3 कहाँ पे है, ऑप्शन सी में है 1, 2, 3, ये तीनों सही हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 8वां प्रश्न है, प्रयोग करना। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है, इनके प्रयोग करना क्या है, तो आकलन करने का एक संकेतक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है आकलन करने का? चित्रपठन, सृजनात्मक लेखन, निदर्शन प्रदर्शन या हस्तपरक जो है, हस्तपरक है ये, हस्तपरक गतिविधि। तो अगर बात करें प्रयोग करना और आकलन का अगर संकेतक जानना है हमें, तो सबसे बेस्ट हस्तपरक गतिविधि होगा। क्या होगा? हस्तपरक गतिविधि सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, डी राइट होगा इसमें। 9वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या है, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। यानी कि प्राथमिक कक्षा में क्या होता है, शिक्षार्थियों के जो प्रकरण होते हैं उनके अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं, विकल्प होते हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते, क्या हो सकते हैं इनके स्रोत? परिवार एवं समुदाय, पाठ्यपुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, और चौथा है कहानियाँ एवं कविताएं। अब सही विकल्प को आपको क्या करना है, चुनना है। तो इसमें से कौन सा सही विकल्प हो सकता है? तो इसमें देखिए परिवार, समुदाय, पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें और शिक्षक, ये तीनों हो सकते हैं। यानी कि कहाँ पे हैं ये तीनों? देखिए किसमें तीनों दिए हुए हैं, 1, 2, 4, ऑप्शन ए में 1, 2 और 4। ठीक है, कौन सा है 1, 2, 4 कहाँ पे दिया हुआ है? 1, 2, 4 यानी कि परिवार, पाठ्य पुस्तकें और कहानियाँ एवं कविताएँ, ये जो हो सकते हैं। शिक्षक जो है नहीं होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 10वां प्रश्न, कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सिखाया नहीं, क्या है, सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया भाई? अक्सर आप लोगों ने अपने सबने देखा होगा अपने घरों में कि जब हमारी मम्मियाँ क्या करती हैं, अचार बनाती हैं तो वो कांच के जार को या जो बोतल जो होते हैं उन जिनमें अचार भरती हैं उनको अच्छे से धूप में सुखा लेती। क्यों करती हैं ऐसा? उनमें उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, क्या उन जो जार होते हैं, जो बोतल होते हैं, उनके तापमान को बढ़ाने के लिए, या उनमें से धूल हटाने के लिए, या फिर नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, या अचार को स्वादिष्ट, देखिए धूप दिखाने से, डब्बे को धूप दिखाने से अचार स्वादिष्ट नहीं बनता है, बल्कि ऑप्शन सी राइट आंसर है, नमी को पूर्णतः हटा देंगी ताकि उस अचार में फंगाई न लगे। ठीक है, क्या न लगे, फूंफद न लगे, फंगाई न लगे। 11वां प्रश्न देख लेते हैं, रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए, रेनू है बालिका है और उसकी दादी एक सूखा कुआं जिसमें पानी नहीं है और दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पूर्व कुएं में क्या था, पानी था, लेकिन अब पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का कारण क्या हो सकता, क्या कारण है जो कुएं से पानी सूख गया? देखते हैं। ऑप्शन ए है पेड़ों तथा, क्या है ऑप्शन ए, पेड़ों तथा कुएं, क्या होगा, पेड़ों तथा कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी अब सीमेंट से क्या कर दी गई है, तो सीमेंट से ढक दी गई है। ठीक है, आजकल तो देख आप ये लाइन जो है आजकल के संदर्भ में पूर्णतः सटीक बैठ रहा है। आसपास के इलाके बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। ये कोई सटीक जो है क्या है एग्जाम्पल है भाई, कुएं का जब पानी सूख गया तो भाई अब नल से पानी निकालना ही पड़ेगा। कुएं का पानी प्रदूषित हो गया है, कुआं है ही नहीं तो प्रदूषित होने की बात ही छोड़ दीजिए। ऑप्शन ए और 2 देखिए कि आसपास के इलाके में बोरिंग पंप जब लग गए हैं तो कुएं का पानी बिल्कुल वहाँ का वाटर लेवल कम हो गया तो कुएं से पानी सूख गया। यानी कि ऑप्शन ए क्या है, राइट आंसर होगा। 1 और 2 सही हैं। 12वां बहुत अच्छा प्रश्न है। 12वां देखिए क्या है, बगुला भैंस की पीठ पर क्या करता है, बैठता है। बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है। अब क्यों बैठता है बगुला भैंस की पीठ पर बैठता क्यों है? देखिए बगुला तथा भैंस
सहजीवी का संबंध, यानी कि बगुला और भैंस में एक ऐसा संबंध है, सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस की पीठ पर बगुला नहीं बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करता है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। बगुला भैंस को डरा ही नहीं सकता। ऑप्शन ए सही है। बगुला और भैंस के बीच का सहजीविता का संबंध, क्यों? क्योंकि बगुले जो भैंस होती है इसकी पीठ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, छोटे कीट होते हैं, छोटे कीट, और बगुला इन छोटे कीटों को क्या करता है, खा लेता है। तो भाई ये छोटे जो कीट होते हैं जिन्हें किलनी वगैरह कहा जाता है, तो ये किलनियाँ क्या होती है ना, भैंस को काटती है, भैंस को खुजली होती है, दर्द होता है। और जब ये बगुला भैंस की पीठ पर बैठता है और इन छोटे किलनियों को खा लेता है तो भैंस को इससे आराम मिलता है, और साथ ही साथ बगुले का पेट भी भर जाता है, यानी कि दोनों में सहजीविता का संबंध पाया जाता है। आई होप आप लोगों को प्रश्न समझ में आया होगा कि सहजीविता क्या है। 13वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है, यानी कि जड़ जो है पौधे के लिए कौन सा कार्य नहीं करती, कोई 3 कार्य करती है और एक ही काम नहीं करती है। भोजन भंडारण और संचित करना, यानी कि भोजन भंडारित करती है क्या जड़ पौधों के लिए, ह्यूमस उपलब्ध करवाना, पौधों को सहारा देना, जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। अब देखिए आपको मिल गया होगा आंसर, अपने आप मिल गया होगा। जड़ का कौन सा काम, भाई भोजन का संचित करती है, सहारा भी देती है सीधा खड़ा रखने में जड़ पौधों को, और मतलब पकड़ के रखती है ना पेड़ पौधे को जड़, तो पेड़ सीधा खड़ा रहता है, जल और खनिज पहुंचा। लेकिन ह्यूमस उपलब्ध नहीं करवाती है। ह्यूमस कौन उपलब्ध करवाता है, मिट्टी। ह्यूमस मिट्टी उपलब्ध करवाती है, ठीक है, ना कि जल। आगे बढ़ते हैं, 14वां प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर क्या करना है आप लोगों को, तो विचार करना है। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में देखिए, वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर हैं। सही बात है कि वह क्या थी, वेट लिफ्टर थी, और वह कर्नाटक की हैं। वह कहाँ की हैं, तो कर्नाटक की हैं। क्या वह कर्नाटक की हैं, आगे देखते हैं। उसने अपनी नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, और जब वो 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी। अब बताइए इनमें से कौन सा जो है सही है। देखिए पहले ऑप्शन जानने से पहले समझ लेते कि वह कर्नाटक नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश की थी। कहाँ की थी कर्णम मल्लेश्वरी, तो आंध्र प्रदेश की थी। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल गलत है। अब देखिए ऑप्शन 2 कहाँ पे है, वो तो पहले ही काट दीजिए। ऑप्शन 2 बिल्कुल गलत, ये तो एकदम गलत हो गया। वह अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर थी, हैं, इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखते हैं तीसरा क्या सही है। अब देखिए इसमें ऑप्शन डी सही है कि वह केवल 1 और 4 सही है कि अंतर्राष्ट्रीय वेट लिफ्टर थी और उन्होंने 12 वर्ष की थी तभी से क्या करने लगी, भार उठाने लगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देखते हैं। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। सीढ़ीदार कुएं और या फिर बावली, जिसे कहीं की बावड़ी भी कहा जाता है, उससे संबंधित कुछ कथन है। देखिए, एक जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। तो क्या ये बावड़ियाँ जल भंडारण और संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था हैं? आगे देखते हैं। सामुदायिक शोध के रूप में उनका प्रयोग होता है। सामुदायिक शोध जो होता है उसके रूप में उनका प्रयोग होता है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। उनमें केवल देखिए यही तो आपका मिल गया कि क्या है, केवल जल दूषित जल नहीं होता है, फ्रेश वाटर भी होता है। यानी कि कौन कौन सा सही है, तो एक सही है, दूसरा सही है और तीसरा सही कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। 1 2 3 प्रदूषित जल उसमें नहीं बल्कि फ्रेश वाटर होता है उसमें। ठीक है, 16वां प्रश्न देखते हैं। वर्ली एक पारंपरिक कला, वर्ली क्या है, तो पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में, अब वर्ली नामक स्थान कहाँ पर है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है, बिहार है। वर्ली कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है वर्ली। वर्ली एक जगह का नाम है और उसी जगह में वर्ली पारंपरिक कला जो है पढ़ाया गया। अच्छा, ईवीएस का आपको मैंने कहा था कल कि आपको मैप की क्लास मिलेगी और बेहद ही इंटरेस्टिंग क्लास होगी ईवीएस मैप की। कल क्लास वो आपकी लगाई जाएगी। 17वां प्रश्न है, तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्य हैं। इसको मैं मैप से समझाऊंगी आप लोगों को कि तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं। मैं मैप बनाती हूँ, अपने आप लोग बता देंगे कौन कौन से राज्य हैं। देखिए ये क्या है, तो ये है
पश्चिमी घाट। और ये क्या है, ये है पूर्वी घाट। ठीक है, ये क्या है, तो ये गुजरात है, नीचे गुजरात के नीचे महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के नीचे गोवा आता है, और गोवा के बाद ये कर्नाटक केआर, और ये जो आता है इसके नीचे इतना पार्ट ये किसका है, तो ये केरल राज्य का है। पश्चिमी घाट में 5 राज्य हो गए कोस्टल लाइन पे, ये भी याद रखिएगा कि 5 राज्य पश्चिमी घाट में हैं कोस्टल लाइन पे, बार बार जीएस में प्रश्न पूछता है। आगे देख लेते हैं, यही है क्या है, तमिलनाडु है। ठीक है, ये क्या है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश के बाद से ये क्या है, उड़ीसा है, और उड़ीसा के बाद से वेस्ट बंगाल आता है, WB से लिख देती हूँ वेस्ट बंगाल। यानी कि पूर्वी घाट पे 4 राज्य हैं। अब देखिए पूछा है तमिलनाडु के समीपवर्ती राज्य हैं, तो अब देखिए कौन कौन से समीपवर्ती आते हैं। सबसे पहले क्या है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है। तो मैप में देखिए यह है तमिलनाडु, इसका समीपवर्ती पड़ोसी केरल, हाँ पड़ोसी है। आंध्र प्रदेश भी इसका पड़ोसी है। आगे बढ़ के आगे भी चेक करते हैं ना, केरल, गुजरात। अब यहीं पे देखिए गुजरात देख लीजिए, गुजरात कहाँ है, यहाँ पे है। केरल कहाँ पे, यहाँ पे। क्या ये इसका पड़ोसी है, बिल्कुल भी नहीं है। आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश तो है बट गोवा कहाँ पे है, बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए हो गया गोवा, कर्नाटक और केरल। तो भाई गोवा भी दूर है इससे, तमिलनाडु से। बस एक ही ऑप्शन आपका मिल गया, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु हो गया यहाँ पे केरल हो गया, और यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया। यही क्या है, तो इसके समीपवर्ती राज्य है। आई होप आपको अब इसके अलावा जो भी समीपवर्ती राज्य किसी भी राज्य का पूछ ले तो आप गलत नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने बता दिया 5 पश्चिमी घाट पे 5 है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इधर पूर्वी घाट पे कौन, पूर्वी घाट तमिलनाडु। इस तमिलनाडु को कोरोमंडल भी कहा जाता है, कोरोमंडल तट इसी को कहा जाता है। प्रश्न पूछता है कोरोमंडल तट कहाँ पे है, तो यह कहाँ पे है, कोरोमंडल तट तमिलनाडु में है। अब देखिए तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके उड़ीसा, उड़ीसा का वेस्ट बंगाल, यानी कि पूर्वी घाट पे 4 राज्य। अगर इसके अलावा आपसे किसी का समीपवर्ती राज्य पूछ लेता है तो प्रश्न आप लोग बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तेज होती है कि वह वायु से पत्तों को हिलने की ध्वनि और घास पर किस जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है। यानी कि जो वायु से पत्ते हिलते हैं और कोई जानवर घास पर चलता है, तो भाई उसकी उन दोनों की ध्वनि में अंतर कर सकता है। बाघ है, गिद्ध है, रेशम का कीड़ा है या कुत्ता है, गिद्ध, नो डाउट गिद्ध है, ऑप्शन बी। 19वां प्रश्न देखते हैं। जब कोई व्यक्ति ट्रेन के द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, यह सुरंगें पर्वतों में है। देखिए इसको भी मैं मैप आप लोग इतना अच्छे से रटवा दूंगी कि ईवीएस में आप मैप वाला कोई भी प्रश्न गलत नहीं करके आएंगे। फिर भी अब ऊपर हमने जो मैप समझाया, अब तक जिनको मैप में अच्छे समझ में आएगा उस प्रश्न का आंसर बता देंगे। देखिए ये पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, W लिख रही हूँ। 5 राज्य याद रखिएगा, आप लोग के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ईस्टर्न घाट 4 राज्य, इन 5 राज्यों का नाम लिखूंगी मैं। गुजरात, इधर महाराष्ट्र, गोवा, केआर कर्नाटक, और ये जो है केरल। इधर आइए पूर्वी घाट पे या कोरोमंडल तट पे तमिलनाडु के ऊपर क्या है, AP, आंध्र प्रदेश के बाद से क्या है, उड़ीसा के बाद से क्या है, ये WB वेस्ट बंगाल। अब देखिए क्या पूछा है। अब ये गुजरात है, अहमदाबाद कहाँ पे है, गुजरात में है। तो कोई व्यक्ति जो है ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से, यानी कि इस गुजरात के अहमदाबाद से, ठीक है चलिए यहाँ से आते, गुजरात के अहमदाबाद से अगर वह व्यक्ति केरल आ रहा है, यहाँ आ रहा है, यात्रा करता है, अनेक सुरंग पार करेगा, तो भाई गुजरात से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक होते हुए वो केरल आएगा व्यक्ति। अब ये कितनी सुरंगों को पार करता है, तो देखिए विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। वह किस सुरंग को पार कर रहा है, भाई साक्षात दिख रहा है। विंध्याचल पर्वत कहाँ पे है, यूपी में है विंध्याचल पर्वत। अरावली कहाँ पे है, यहाँ राजस्थान है, यहाँ पे अरावली पर। मैं ये भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे गलत नहीं करेंगे। विंध्याचल पर्वत पूछे तो यूपी में, अरावली पर्वत राजस्थान में, पूर्वी घाट देख लीजिए किधर है। तो भाई सीधी सी बात है। अब ये तीनों ऑप्शन कैसे एलिमिनेट हो गए, अब सीधी सी बात है, गुजरात से अहमदाबाद से अगर केरल आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी घाट होकर ही आएगा। मुझे लगता है कि आप लोगों को ऐसे किसी ने अब तक एक्सप्लेन नहीं किया होगा ईवीएस में इन सारे प्रश्नों को। अब
आई होप आप लोग कभी भी ऐसे प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अब अगर पूछ ले गुजरात से व्यक्ति राजस्थान जा रहा है तो कौन सा पर्वत पड़ेगा, तो सीधी सी बात है विंध्याचल पर्वत, अरावली पर्वत आप लोग लगाएंगे। ठीक है, गलत नहीं करना है आप लोगों को प्रश्नों को। आगे बढ़ते हैं, 20वां प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, वास्तव में पृथ्वी के ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोग, यहाँ भरना है कि लोगों के सापेक्ष किस लोगों के सापेक्ष हम लोग उल्टे होते हैं, आपको ये बताना है। तो देख लेते हैं, अलास्का कहाँ पे, यूएसए में, लीबिया, अल्जीरिया या फिर अर्जेंटीना। तो कहाँ पे, ऑप्शन ए है, कहाँ, अलास्का। ये ग्लोब पर अगर भारत की स्थिति और अलास्का की स्थिति दोनों को देखेंगे ना, तो हम भारत के लोग जो होते हैं अलास्का के लोगों के सापेक्ष कैसे होते हैं, उल्टे होते हैं। अलास्का कहाँ पे है, अलास्का जो है नॉर्थ अमेरिका में है। कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है अलास्का, याद रखिएगा। 21वां प्रश्न है, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्यों ऐसी सलाह दी जाती है। तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकसित नहीं किया जा सकता। मच्छर तेल द्वारा मरते भी नहीं है और मच्छर तेलों की परत पर फंस जाता है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन ए है। ये क्या होता है, ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है तेल, और जहाँ ऑक्सीजन नहीं वहाँ पे जीव नहीं। सीधी सी बात है, जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं वहाँ पे जीव नहीं, तो मच्छर क्या है, मच्छर भी मर जाते हैं वहाँ पे। ऑप्शन ए क्या है, सही आंसर है। आगे 22वां प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की बात कॉलोनी या फिर बस्ती में एक साथ, कौन सा ऐसा कीट है जो कॉलोनी में नहीं रहता है। ततैया या बर्रा, चींटी, दीमक। चींटियों के आपको पता होगा कॉलोनी में ही रहते हैं, बर्रा भी कॉलोनी में रहता है, दीमक भी कॉलोनी में, बट मकड़ी कॉलोनीज में नहीं रहते हैं। क्या है, मकड़ी कॉलोनी में नहीं रहता है। स्पाइडर, ऑप्शन डी क्या है, राइट आंसर है। 23वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित है। किसी राज्य के गांव के जलवायु के बारे में बताया है और आपसे पूछ रहे हैं कि वह राज्य कहाँ, वह गांव कहाँ पड़ेगा। देखिए ध्यान से पढ़िए, और मैं इसको भी मैप से बताऊंगी, बहुत ईजिली आप लोग समझ जाएंगे। कह रहा है ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित है। एक गाँव के मकानों के लक्षण नीचे दिया गया। क्या है, मजबूत बांस के खंभे, कीवर्ड देखिए कैसे, बांस के खंभे हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी के बने होते हैं। मकान ज़मीन से लगभग 3 मीटर ऊपर हैं, 3 से 3.5 मीटर ऊपर होते हैं। और मकानों की छत कैसी, ढालू होती हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ ढालू ऐसे रहेंगी तो यहाँ से बारिश होगा, पानी आएगा, पानी नीचे गिर जाएगा, इसलिए। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, असम, कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर भारी वर्षा होगी। और भारी वर्षा तो उत्तर प्रदेश में भी होती है, लेकिन कीवर्ड्स देखिए क्या क्या कीवर्ड्स दिए हुए हैं कि भाई बांस के, किसके, बैम्बू के घर बने होते हैं, 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनते हैं। अंदर से भी कसके वुड लिख रहे हैं, वुड के, लकड़ी के घर बने होते हैं। भारी वर्षा होती है, ढालू घर होते हैं। तो यह घर कहाँ पे, असम में है। असम राज्य पूर्वोत्तर का राज्य है असम, वहाँ पर ये सारे सिम्टम्स दिए गए। 24वां प्रश्न है, कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। कुडुक भाषा जो है कहाँ के लोग बोलते हैं। मिज़ोरम है, मणिपुर है, या फिर अरुणाचल प्रदेश है, या झारखंड। तो कहाँ के लोगों की भाषा है कुडुक, तो झारखंड के लोगों की भाषा है कुडुक। 25वां प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है। तो कौन सा है विषय वस्तु पूछा है NCF 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की। तो देखते हैं, भोजन, सौरमंडल, मौसम या ऊर्जा। तो कौन सा है NCF पाठ के अनुसार, NCF 2005 के अनुसार भोजन है। क्या है, भोजन है। एनर्जी, ऊर्जा विज्ञान में भोजन है। कौन सा है, तो भोजन है, यह ऑप्शन ए सही है। आपको NCF 2005 उसके बाद से जो है नई शिक्षा नीति 2020 दिया जाएगा। RPW सब, मतलब सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। सारी क्लासेस बैक टू बैक आपको मिलती रहेंगी, क्लास के साथ बनी रहिए। 26वां प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त, कौन सा है, सबसे अधिक बेहतर कौन सा है पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने में। ऑप्शन, यह पाठ योजनाओं को ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है, या शिक्षण को अधिक रोचक, गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है, यह अवधारणाओं और मुद्दों को
कौशलों के बृहद विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है, या फिर क्या है, यह विषय सीमाओं को नरम और सौम्य और संपूर्णता में ज्ञान प्राप्त करने में मदद करता है। तो क्या होगा, ऑप्शन हमारा कौन सा सही है कि देखिए ऑप्शन डी, देखिए यह विषय सीमाओं को नरम या सौम्य बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में क्या करता है, मदद करता है। 27वां प्रश्न, जो कि हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है आज का। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने और सीखने में कहानियों का क्या एक महत्वपूर्ण पहलू है? बिल्कुल है भाई, कहानियों का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन के कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण पूछा है आपसे? कम उपयुक्त कारण कौन सा है? तो देखते हैं सबसे कम उपयुक्त कारण कौन सा है। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियाँ अनेक विशेष क्षेत्रों को छूती हैं। कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में से, देखिए कहानियाँ व्यक्तियों के अनुभव होते हैं, अनेक विशेष क्षेत्रों को भी छूती हैं और कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायक होती हैं। ऑप्शन डी, ये कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं का संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। भाई यही कहानियों के लिए क्या है, ऑप्शन डी सबसे कम उपयुक्त है। ठीक है, आगे देखते हैं 28वां, जो कि अंतिम प्रश्न है आज का। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में, अब आगे देखते हैं, परिभाषा और व्याख्या को दूर रखना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बच्चों के केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो क्या होगा, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में ऑप्शन सी है, बच्चे को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। बच्चों को केवल लिखित जानकारी बिल्कुल भी नहीं दी जानी चाहिए, रटकर तो बिल्कुल रोड सिस्टम तो लाना ही नहीं है। परिभाषा और व्याख्या को दूर रखना चाहिए, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे आज के ईवीएस के प्रश्न, और आज की क्लास जो है आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस करते रहिए, और कीवर्ड्स मैंने जैसे बता रही हूँ ना, कीवर्ड्स डेवलप करते रहिए, अपनी कॉपी में कीवर्ड्स को लिखते जाइए और कीवर्ड्स के थ्रू प्रैक्टिस करिए। देखिए आप लोग 30 में कितना जल्दी 30/30 कंप्लीट नंबर लाने लगोगे अपने प्रैक्टिस सेट में, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, कीवर्ड्स पे पूरी कमांड बनाइए, पूरी पकड़ बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।